तो ये पूरी यूनिट जो है थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी की है जो हम नया पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसे नाम देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि मतलब मैटर की जो बल्क मैटर क्यों लिखा होगा। नॉर्मली बच्चों जब हम मैटर पे बात करते हैं तो हम एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाते हैं। हम एटम के बारे में बात करते हैं, एक एक एटम के बारे में। यहाँ पर एक एक एटम पे ज्यादा फोकस नहीं है। पूरा एक बड़ा पीस है किसी भी मैटर का, और उसकी बड़े लेवल की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। किस तरह की प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। द मैक्रोस्कोपिक। हाँ, एक मैक्रोस्कोपिक होता है, एक माइक्रोस्कोपिक होती हैं चीजें। नाम से क्लियर हो रहा होगा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब वो जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं बहुत छोटी चीजें, उस लेवल पे जब आप स्टडी करते हैं चीजों को, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एक बड़े लेवल पे। बड़े लेवल मतलब ऐसा समझ लेते हैं मेरे पास कोई सपोज किसी भी मेटल का या कोई ऐसा ब्लॉक है, लकड़ी का ही टुकड़ा है मान लेते हैं, ऐसा ब्लॉक है एज ए होल। तो एज ए होल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती होंगी इसकी, और उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो बल्क मैटर पे बात होगी इस बार थोड़ा सा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? बल्क मैटर मतलब एक एक ओवरऑल एक बड़ा सा पीस मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो आंखों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लेना है। जैसे ईंट उठा लीजिए, एक ईंट आपने उठा ली, टेबल पे रख दी ईंट, इतनी बड़ी ब्रिक, तो वो बल्क मैटर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इस तरह की जो मैटर होते हैं बच्चों, उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ज्यादातर हम सॉलिड पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड गैस पे आ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। एक बड़ी चीज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, इलास्टिसिटी क्या होती है। चीजें इलास्टिक हैं, कितनी इलास्टिक हैं, कितनी ज्यादा इलास्टिक हैं। इलास्टिक समझते हैं? कभी पढ़ा है किसी ने व्हाट इज इलास्टिक? सर द एबिलिटी टू स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इलास्टिसिटी का मतलब बच्चों, कोई चीज है उस पे आपने फोर्स लगाया, उसको थोड़ा खींच दिया या कंप्रेस किया, तो उसकी ओरिजिनल स्टेट में लौटने की कैपेबिलिटी, दैट इज इलास्टिसिटी। क्या क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक तो इलास्टिसिटी के बारे में, दूसरा फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड किसको कहते हैं? विस्टर्न फ्लो। फ्लूइड उनको कहते हैं जो जिनमें बहने का गुण होता है, जो फ्लो कर सकती हैं। तो ये लिक्विड भी होते हैं, ये गैस भी होते हैं। तो फ्लूइड जब है, कोई फ्लूइड रेस्ट में है तो थोड़ा उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब कोई फ्लूइड मोशन में है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आएगा बच्चों सरफेस टेंशन। इसमें सरफेस टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक वो भी है। किसी लिक्विड सरफेस का जो सरफेस में एक परत जैसी जम जाती है, तो उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से ही चीजें आपस में चिपटती हैं या नहीं चिपटती। मैं क्योंकि सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो मैं एक सामान्य सा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने ये गडेरी, अरबी, पिनालू जो भी आप बोलते हैं उसके पत्ते देखे हैं? यस सर। तो आप लोग उसे पानी में डुबाइए और उसके बाद बाहर निकालिए, क्या होता है? पानी में थे। लग जाता पानी। वो गीला नहीं हो पाता ना। यस। तो आखिर पानी किस सरफेस को गीला कर सकता है और किसको नहीं कर सकता, ये सरफेस टेंशन तय होगा करेगा। पानी नहीं, किसी और लिक्विड के लिए भी। तो सरफेस टेंशन को समझना इसलिए जरूरी है। और फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल नाम से ही है, थर्मल एनर्जी से रिलेटेड चीजें। और लास्ट में हम लोग हीट ट्रांसफर पे बात करेंगे कि जो हीट है वो ट्रांसफर जब हो रही है तो किस तरह से होती है।
इन सब मुद्दों पर यहाँ पर इस यूनिट में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ हमारे पास 5 या 6 चैप्टर मिलेंगे आपको इस यूनिट में। इलास्टिसिटी मिलेगा, फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स इन मोशन, सरफेस टेंशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हीट ट्रांसफर। इन सब पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके, और उम्मीद है आपकी समझ थोड़ा बेहतर हो जाएगी उसके बाद। बच्चों, जब फ्लूइड मोशन और रेस्ट की बात फ्लूइड के लिए कहेंगे तो आर्किमिडीज साहब का भी नाम आएगा। आर्किमिडीज को आपने नाम तो आर्किमिडीज का सुना ही होगा बचपन से। अरे भाई, सुना है आर्किमिडीज का नाम? यस सर। हाँ, लेकिन अगर कोई पूछे दुनिया में टॉप 3 बेस्ट मैथमेटिशियन कौन माने जाते हैं, तो उसमें पहले नंबर पे आर्किमिडीज का नाम आएगा। हाँ, मैथमेटिशियन, फिजिक्स नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर बेस्ट 3 मैथमेटिशियन के नाम बताओ कहेंगे तो पहला नाम किसका आना है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का। जो कि लोग तुक्का भी नहीं मारेंगे, उन्हें लगेगा आर्किमिडीज तो फिजिक्स के आदमी है, लेकिन आर्किमिडीज आएगा। पता है दूसरा नाम किसका आएगा? कोई गेस कर सकते हैं आप लोग? सर कार्ल फ्रेडरिक गॉस। हाँ, मतलब हम लोग सोचते हैं गॉस साहब का आएगा। दूसरा नाम आता है बच्चों न्यूटन का। तो न्यूटन मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। आप लोग क्या सोचते हैं न्यूटन किसके प्रोफेसर रहे होंगे, मैथ्स के फिजिक्स के? नॉर्मली ऐसा उम्मीद होती है कि वो फिजिक्स के रहे होंगे, क्योंकि न्यूटन को ज्यादातर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे बात की होगी। यहां तक कि ऑप्टिक्स पढ़ते समय भी न्यूटन है, लाइट के बारे में भी न्यूटन का अच्छा खासा काम है। लेकिन जो असली काम है न्यूटन का वो कैलकुलस की खोज। तो फादर ऑफ कैलकुलस, तो न्यूटन ए ग्रेड मैथमेटिशियंस में माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप न्यूटन को रखते हैं। तीसरे नंबर पे वही है जो कार्तिकेय ने बेटा ग्रॉस को हम लोग रखते हैं। और जोरदार बात यह है कि ग्रॉस का फिजिक्स में भी जबरदस्त काम है। नेक्स्ट ईयर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे 12th में, या जो बच्चे बीएससी के कॉलेज से जुड़े हुए हैं उन्होंने पढ़ी होगी, तो ग्रॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरुआत में ही आ जाता है, कूलाम लॉ के बाद। ग्रॉस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। ग्रॉस का ऑप्टिक्स में ऐसा वर्क है कि मतलब भरोसा नहीं होता कि कोई ऐसा भी किया जा सकता है। तो ग्रॉस ने फिजिक्स में भी लाजवाब काम किया है बच्चों, लेकिन ग्रॉस वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो आर्किमिडीज का काम, हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर इस यूनिट में। और थोड़ा बर्नौली के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। जैकब बर्नौली, जोहान बर्नौली और डैनियल बर्नौली। इसमें हम लोग फिजिक्स में बर्नौली थ्योरम पढ़ाएंगे जो डैनियल बर्नौली की वजह से है। बर्नौली थ्योरम की वजह से बच्चों आपको यह समझ में आएगा कि पानी जहां गहरा होता है वहां शांत क्यों होता है, और जहां कम गहरा होता है वहां हिलता। नदियों, पहाड़ी नदियों में गौर करिएगा, जहां कम गहरा होगा वहां पानी मूवमेंट बहुत तेज कर रहा होता है, जहां गहरा होता है वो बहुत शांत होता है। तो बर्नौली थ्योरम हम लोग इस बात पे पढ़ेंगे यहाँ पर। ये डैनियल बर्नौली अगली पीढ़ी का मैथमेटिशियन है। बर्नौली सरनेम है बच्चों, जैसे हमारे यहाँ पांडे, जोशी, बिस्ट, नेगी ऐसे नाम रखे होते हैं, इसी तरह से बर्नौली नाम नहीं है, सरनेम है। और एक मेयर फॉर्मूला भी हमारा आएगा रॉबर्ट मेयर के नाम पर। हम 2-3 महान इन लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये 6 चैप्टर का एक बड़ा पैकेज है। तो ये 1.5-2 महीना लगाएगा चीजें समझने में। 1.5 महीना तो तब भी लगेगा इन चीजों को समझने में। और मुझे पूरा भरोसा है पूरा समय पढ़ने के बाद आपकी जो समझ होगी प्रॉपर्टीज के बारे में वो बेहतर हो जाएगी थोड़ा सा। यहाँ तक कि आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि डेंगू वाले जो मच्छर हैं, तो घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, और अगर कहीं पानी इकट्ठा हुआ है तो थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दें। ऐसा सुना है कभी? केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल आम भाषा में। नहीं सुना सर।
अच्छा, हमारे यहाँ पहाड़ में उतने मच्छर हुए ही नहीं, तो हमें उतना पता भी नहीं चलता ना। यस सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप सरफेस टेंशन में देखेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो सरफेस टेंशन या ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों आपको फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट जगा देंगे, इतना निश्चित है। चलो, तो हमारा पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा जो मैंने ऊपर लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये यूनिट का नाम है और इस यूनिट में 6 चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर का नाम हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, और इस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी समझने के लिए मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रिजिड बॉडी क्या होती है। हम लोग बार बार एक शब्द यूज करेंगे, यहाँ पर बोलते हैं रिजिड बॉडी है। अक्सर रिजिड बॉडी होती क्या होगी, आप लोग बता सकते हैं कोई? सर इनकम्प्रेसिबल। वेरी गुड। रिजिड माने वैसे ही हुआ, बिल्कुल अब कई लोग कहते हैं कि पत्थर जो है रिजिड बॉडी है। अब हमारी ताकत के हिसाब से तो है ही, क्योंकि हम हाथों से दबा के पत्थर को बिगाड़ तो सकते नहीं है। क्या आप पत्थर का आकार बिगाड़ सकते हैं ताकत लगा के, अपने हाथों की ताकत से? नो सर। ना। तो हमें लगता है कि हमारे हिसाब से तो पत्थर भी काफी रिजिड है, लेकिन अगर जेसीबी लगा दें तो पत्थर तोड़ा जा सकता है ना। यस। हाँ बच्चों, आइडियली आइडियली जरा सोचिएगा, आदर्श तौर पर रिजिड बॉडी वो है जिसमें कितना ही फोर्स लगा दें, आप ना तो उसे कुछ तोड़ पाए, ना काट पाए, ना उसका आकार बिगाड़ पाए, बदल पाए, मतलब शेप बदल भी ना पाए। तो कितना ही फोर्स लगा दें। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या आइडियली कोई रिजिड बॉडी दुनिया में संभव है? नो सर। नहीं है। किसी और बच्चे को कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है? अरे भाई, बाकी क्या कथा सुनने के लिए बैठे हुए हो? चलो, ठीक है जैसे। लेकिन हम प्रैक्टिकली पत्थर कोई जैसी सॉलिड चीज होगी तो हम उसे रिजिड बॉडी मान लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि क्या हमारा शरीर रिजिड बॉडी है? नो सर। नो सर। हमारा शरीर फ्लेक्सिबल है बहुत है। सिकुड़ा भी जा सकता है, थोड़ा फूला भी जा सकता है, और हाथ पैर ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी। हाँ सर, बोलिए। हेलो। यस सर। हाँ, रिजिड बॉडी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। इसे लिखाने जैसा कुछ नहीं है उसमें। आपको समझना चाहिए कि रिजिड बॉडी, यू कांट डिफॉर्म इट। if something is there and we are unable to deform it, we are unable to change its shape, size and anything, तो दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो मेरे ख्याल से सरल शब्दों में कहें, कितना ही फोर्स लगा दें, अगर आप किसी भी वस्तु के आकार में बदलाव नहीं कर सकते तो आप उसे रिजिड बॉडी कहेंगे। तो अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, रिजिड बॉडी क्या लिखाना है उसे बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यस। बच्चों, अब यहाँ पर दूसरा शब्द आया था डिफॉर्मिंग फोर्स, जो डिफॉर्म कर दे।
डिफॉर्मिंग फोर्स। नाम से क्लियर है, जिसमें जिसकी वजह से किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन हो। डिफॉर्मेशन में क्या होता होगा बच्चों, जरा सोचिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर आपने कोई फोर्स लगाया, ठीक है, सपोज आपने यहाँ से एफ लगा दिया, तो नॉर्मली बच्चों क्या होता है कि फोर्स लगाने की वजह से, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि फोर्स लगाने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, तो कुछ एक्सेलरेशन हो जाता है, हम ऐसा कहते हैं। ऐसा है ना, सभी ने पढ़ा होगा। यस सर। लेकिन ये इनकम्प्लीट, ऐसा नहीं है कि हम किसी पे भी फोर्स लगा दें तो वो एक्सेलरेट हो जाएगी। पता लगा बड़ी चट्टान पे फोर्स लगा दिया हमने, या किसी बड़ी दीवार पे मजबूत किसी चीज पे लगा दिया, बड़ा ट्रक पे लगा दिया मैंने, मेरे कहने से थोड़ी हिलने वाला है वो। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन हो ही जाएगा हमेशा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। यस सर। हाँ। इवन दोनों हाथों के बीच में एक एप्पल पकड़ लो या अमरूद पकड़ लो छोटा, या वो भी ज्यादा सख्त है तो पका हुआ पकड़ लेना, थोड़ा आधा पका हुआ। अब तुमने उसे हाथों के बीच में रख के दबाने की कोशिश की तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा या नहीं? यस सर। यस सर। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज चेंज होंगी? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज में बदलाव आएगा अंदर, यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास समझ में आ गया कि कुछ आ, अंदर डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कहाँ पर आते हैं नॉर्मली? नॉर्मली मतलब वो तब ज्यादा होता है जब बॉडी मूव ना कर पा रही हो। बॉडी मूव नहीं करेगी और आपने ताकत लगाई, तो वो जो ताकत लगाई आपने उसका क्या उपयोग होगा फिर? अब मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ डिफॉर्मेशन होगा। अब जितना रिजिड होगा कोई चीज, उतना कम डिफॉर्मेशन होगा। कोई चीज जितनी ज्यादा रिजिड होगी, डिफॉर्मेशन कम होगा। और जितनी कम रिजिड होगी, फ्लेक्सिबल होगी, जैसे कच्चा अमरूद और पके हुए अमरूद में आप सोचिए ताकत लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन कब ज्यादा होगा, जब रिजिड सर है या जब कम रिजिड है? सर जब कम रहे। हाँ, बस मेरे ख्याल से इनको इतना समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मालूम हो गया कि भाई फोर्स लगाने के बाद अगर आप किसी को डिफॉर्म कर सकते हैं, उसके आकार में, शेप और साइज में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो वो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ। क्लियर हुआ? और ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन भी समझ में आया। रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली, ठीक। तो एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि एफ इक्वल टू एम ए हमेशा नहीं होता। आप ये नहीं कि फोर्स लगा दिया तो हमेशा एक्सेलरेशन हो ही जाएगा। पता लगा मास इतना ज्यादा है, मास बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी चट्टान पे लगा दिया हमने फोर्स, तो एम इतना ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इतना टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट, कि दोनों का प्रोडक्ट फाइनाइट की तरफ जाता है। अब इन सब बातों के साथ हम लोग आते हैं अब इलास्टिसिटी पे, जो हमारा चैप्टर भी है, उस पर बात करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, हम लोग कोई चीज खींचें और वो वापस अपनी स्थिति में आ जाए, या उसको दबाएं अंदर को और वो वापस बाहर को आ जाए थोड़ी देर फोर्स हटाने के बाद, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी है कि वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, तो वो उसकी इलास्टिसिटी है। जरूरी नहीं है 100% ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, जितना भी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इतना परसेंट इलास्टिक है। 100% इलास्टिक में ऑब्जेक्ट 100% वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा।
कई बार ऐसा भी होता है कि गर्मियों में आपने सुना होगा कि मेटल गर्मी टेम्परेचर से एक्सपेंड हो जाते हैं। तो अगर गर्मी हटा दें तो वो नॉर्मल अपनी स्टेट में आना चाहिए। ठंडा होगा तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो ठंडा हटा दिया जाए तो वो नॉर्मल स्टेट में आना चाहिए। तो इसलिए दुनिया में सब अभी तक जो हम लोग यूज करते हैं उनमें सबसे बेहतरीन इलास्टिक कौन सा है, मालूम है आप लोगों को? कोई भी गैस तो करिए। क्यों भाई, गैस भी नहीं करना चाह रहे? रबड़? यस Yes, सर। sir. ऐसा लगता है, नहीं। ये नाम सुना है बच्चों, क्वार्ट्ज? यस सर। घड़ियां बनती, रिस्ट वॉच, क्वार्ट्ज टी, ऐसा सुना है आप लोगों ने? यस Yes, सर। क्वार्ट्ज सबसे बेहतरीन इलास्टिक है। गर्मी हो सर्दी हो, फाइनली वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा तो घड़ियां स्लो नहीं होंगी या फास्ट नहीं होंगी, समय सही देते रहेंगी। तो क्वार्ट्ज की इलास्टिसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है क्वार्ट्ज के एप्लीकेशन का। तो जो व्यावहारिक जीवन में कभी किसी ने वाइवा में पूछा कोई बेहतरीन इलास्टिक सब्सटेंस बता सकते हैं, तो आपको बताना चाहिए हाँ सर क्वार्ट्ज है। और सबसे घटिया इलास्टिक सब्सटेंस कोई जानते हैं जो सबसे कम इलास्टिक हो, मतलब आप लोग को बता सकते हैं? आटा गुथा हुआ देखा है, यस सर। डो बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए। हाँ सर। बच्चों गुथा हुआ आटा जो है वो सबसे हेलो, यस सर। yes, sir. मैं कह रहा हूँ कि जैसे आटा जो है, जो गुथा हुआ आटा है, हम लोग उससे रोटी बनाते हैं, उसे चकला बेलन पकड़ते हैं और ऊपर से बेलन से जोर से दबाते हैं। तो जोर से दबाने की वजह से आपके पास रोटी बन जाती है। अगर गुथा हुआ आटा बहुत अच्छा इलास्टिक सब्सटेंस होता तो क्या हो जाता, जरा सोचिए तो। सर तो रोटी नहीं बन पाती, वो कभी कंप्रेस ही नहीं होता, वो हमेशा वैसा का वैसा ही हाँ, रहता। मतलब तुम उसे बेलन से रोज जोर से दबाते, वो फैल जाता, बेलन हटाते, वो वापस आ जाता। अब बना लो रोटी, तो रोटी बनाना संभव नहीं होता। तो इसका मतलब, लेकिन वो तो बनाते हैं हम प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब समझिए कि जो गुथा हुआ आटा होता है वो वापस आने की कोशिश नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो 100% नॉन इलास्टिक है, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा आता है हल्का सा, लेकिन वो बहुत खराब इलास्टिसिटी है उसकी, ये तो आप समझिए होंगे। गुथा हुआ आटा नहीं मिलेगा तो गुथी हुई मिट्टी भी चलेगी। बारीक मिट्टी पानी डाल के आप बनाते हैं, जैसे वो घड़े मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है ना, कुम्हार, वहां पर समझिएगा। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है व्यक्ति, वहां भी यही समझिए, गुथी हुई मिट्टी का भी। तो इलास्टिसिटी इनकी काफी खराब होती है, क्या आप लोग ये समझ पाए? Yes, यस सर। हाँ, उसका भी उपयोग है बच्चों। इलास्टिसिटी बहुत खराब है तब रोटी बन रही है, ये भी बढ़िया बात हुई। और इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है तो क्वार्ट्ज की घड़ियां बन रही हैं, ये भी अच्छी बात हुई। तो मनुष्य ने चीजों को अपने हिसाब से उपयोग कर लिया, दोनों प्रॉपर्टीज यूज की। क्या मैं इलास्टिसिटी समझा पाया? yes, पहले इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लेके लिखना जरूरी है, कुछ एग्जाम में आ सकता है।
तो अब इलास्टिसिटी क्या होती है ये लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी the property of a material of a body by virtue of which the body regains its original shape and size bracket में लिखिए after the removal of deforming force. Deforming force is called elasticity. तो वापस ओरिजिनल स्टेट में आने की क्वालिटी, सीधी बात ये है, वो इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिक बॉडी क्या हुई? वो बॉडी जिनमें इलास्टिसिटी होती है उनको इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। नई लाइन से लिखिएगा इसी में, दोज बॉडीज which possess the property of elasticity are called क्या? इलास्टिक बॉडीज। इलास्टिक बॉडीज। अब यहीं से इलास्टिसिटी बच्चों रिलेटिव वर्ड है, मतलब कोई ज्यादा इलास्टिक होगा, कोई कम होगा, कोई 100% इलास्टिक होगा, उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहेंगे। परफेक्टली इलास्टिक वो है जिसपे अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो वो उसी समय कंप्लीटली ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, ऐसी बॉडी को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो दुनिया में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वैसे कोई भी नहीं है, परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। तो लिखिए नई लाइन से इसमें, दोज बॉडीज which recover their original form, which recover their original form immediately and completely। इसको अंडरलाइन करेंगे फिर, immediately and completely, या इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, जिसमें ये दो प्रॉपर्टी हों, आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। आर कॉल्ड perfectly elastic bodies।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं। सबको क्लियर है? यस। तो जिनमें इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, 0% इलास्टिसिटी होती बच्चों, तो उनको कहते हैं प्लास्टिक बॉडीज। तो यहाँ पर जो हम प्लास्टिक बोलते हैं फिजिक्स में, वो केमिस्ट्री वाला प्लास्टिक नहीं है, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में प्लास्टिक का मतलब पॉलीमर है, वो अलग चीज है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे प्लास्टिक बॉडीज। तो लिखिए प्लीज, इसको आप लोग लिखेंगे दोज बॉडीज which do not show those bodies which do not show any tendency to recover their original form ब्रैकेट में लिख लीजिए आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। After the removal of deforming force, bracket close, are called plastic body. अब लिखिए नाइदर, नई लाइन से, नाइदर देयर इज 100% इलास्टिक बॉडी neither there is 100% elastic body nor 100% plastic body. तो ना तो 100% कोई बॉडी इलास्टिक होती है और ना ही प्लास्टिक होती है। बेस्ट इलास्टिक बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द बेस्ट इलास्टिक बॉडीज, ऐसा लिख लीजिए। या तो क्वार्ट्ज, QUARTZ, quartz is one of the best elastic bodies while गूथे हुए आटे को क्या बोलते हैं बच्चों? नीडेड फ्लोर। नीडेड फ्लोर समझ रहे हैं, गुथा हुआ आटा। यस हाँ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? सर, प्लास्टिक बॉडी। हाँ, ठीक हो गया। इधर पूरा सेंटेंस बना लीजिए, इसको बेस्ट आप क्या कहेंगे? सेंटेंस पूरा कर लिया? यस सर। अच्छा बच्चों, एक इलास्टिक होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो रबड़ बैंड जैसा वो खींचता है ना, हम अपने ट्राउजर्स में और चीजों में लगाते नहीं है इलास्टिक। Yes. अगर हम उसे खींचे और छोड़ दें तो वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है।
यस Yes. सर। अच्छा, मतलब कितना ही खींचे वो हमेशा ही ओरिजिनल स्टेट में आएगा क्या? नो सर। अगर वो एज लिमिट से ज्यादा आप खींच दोगे तो वो नहीं आएगा पूरी तरह ओरिजिनल में ना। Yes. तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, इलास्टिसिटी ग्रांटेड नहीं है। मतलब अगर कोई चीज इलास्टिक नेचर दिखा रहा है ना, तो एक हो सकता है उसकी कोई रेंज हो, लिमिट हो, उससे आगे ज्यादा खींच दोगे तो फिर वो पूरी तरह इलास्टिक नहीं मानेगा, वो खिंचा ही रह जाएगा फिर। इसीलिए जो इलास्टिक हमारे होते हैं ट्राउजर्स में, वो भी एक दौर के बाद ढीले पड़ जाते हैं नहीं। Yes, sir. यस सर। तो बच्चों यहाँ से एक नया शब्द आएगा, और उस हेडिंग वाली इलास्टिक लिमिट, नाम से भी क्लियर है, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती होगी आप सोचिएगा, मतलब कितना खींचे, कितना फोर्स लगाए किसी चीज पे कि उसके हटाने के बाद वो ओरिजिनल आ जाए, इलास्टिसिटी शो करे। वो लिमिट हुई मैक्सिमम फोर्स, उससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लग गया तो क्या हो जाएगा फिर? इलास्टिसिटी नहीं रहेगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस Yes. सर। चलिए लिखिए इलास्टिक लिमिट में, इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स it is the upper limit of deformant force up to which comma, if deformant force is removed, if deformant force is removed, comma, the body regains its original form. The body regains its original form completely. तो मैक्सिमम फोर्स वो क्या है कि बॉडी वास ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेंट इलास्टिक लिमिट। अगर डिफॉर्मेंट फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा दिया जाए तो बॉडी पूरी तरह अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती। बात को भी लिख लेते हैं, नई लाइन से लिखिए इसी में, इफ डिफॉर्मेंट फोर्स इज इंक्रीज्ड, if deformant force is increased beyond that limit, बियॉन्ड दैट लिमिट तो क्या हो जाएगा अगर हम एक लिमिट से ज्यादा लगा दें? द ट्रॉमा हटे, द बॉडी लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, लिखा, बियॉन्ड दैट लिमिट द बॉडी लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड। तो बॉडी हमेशा के लिए डिफॉर्मेशन में आ जाएगी। बच्चों क्लियर हो गया? Yes. यस। तो इलास्टिक लिमिट और
जो इलास्टिसिटी है, दो डिफरेंट चीजें हैं। इलास्टिक लिमिट जो बॉडी है उसकी प्रॉपर्टी है, और इलास्टिसिटी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिएगा, प्लीज नोट करके नीचे लिख लीजिए इस बात को, आप लोग बाद में गड़बड़ाएंगे कहीं। Elastic limit is the property elastic limit is the property of a body whereas elasticity is the property of material. The property of material, लिखा ना? यस सर। हाँ, ठीक हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग, इलास्टिक एनर्जी। अब जब किसी चीज को खींचोगे भाई, डिफॉर्म करोगे, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो ही गया ना फोर्स लगा के। जैसे कोई इलास्टिक है, आप जिसको इलास्टिक समझते हैं नॉर्मली, ट्राउजर में जो होता है बच्चों, तो वो नेचुरल लेंथ में था, आपने उसे खींचा तो फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वर्क हो गया या नहीं? Yes. यस। और वो वर्क होगा तो हेलो सर एनर्जी एसोसिएटेड होगी। हाँ, एनर्जी भी आएगी, तो उसको कहेंगे इलास्टिक एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग, इलास्टिक एनर्जी, हेडिंग डालिएगा। देखिए, when a body regains its original state, regains its original state, comma, the force of elasticity act through a certain distance. Act through a certain distance. Full stop. So work is done by elastic force. So work is done by elastic force. This work is stored as potential energy. This work is stored as पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक तो बच्चों मूव तो कर नहीं रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर होगी। और इस एनर्जी को क्या कहेंगे? सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी, इसी को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी। ये तो क्या कुछ चीजें समझा पाया मैं आप लोगों को? इलास्टिसिटी,
इलास्टिक लिमिट क्या होती है और इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा जनरल परसेप्शन, रिजिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। हमेशा फोर्स लगा के एक्सेलरेशन ही हो जरूरी नहीं है। सारी बातें समझ में आई? Yes. यस। ठीक, तो अभी इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को स्ट्रेस के बारे में पढ़ाऊंगा। स्ट्रेस जो है वो जो आजकल लोगों को होता है उससे मतलब नहीं है फिजिक्स में, वो मानसिक तनाव है। तनाव यहाँ भी है स्ट्रेस का मतलब। स्ट्रेस कैसा होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वैरायटी और स्ट्रेस होता क्या है इन पे बात करेंगे। तो अभी इतना ही कर लेते हैं, और अभी 7-8 मिनट के बाद फिर मैथ्स पे आते हैं। तो यहाँ तक किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो बोलिए प्लीज।